सुरेंद्र राजपूत जी, सीधा मेरा सवाल है, आपने कहा G20 पे देखिए पूरा कैंपेन कर दिया, ब्रांडिंग कर दिया, क्या ये फैक्ट गलत है कि G20 की चेयरमैनशिप जो रोटेशन में मिलती है, बिल्कुल माना 100% आपकी बात सही है, 200% सही है, लेकिन G20 पहली बार भारत में हो रहा है, क्या इस फैक्ट को आप नकार सकते हैं? ये भी तो अपने आप में एक उपलब्धि है। चलिए भले से रोटेशन से हो रहा है, लेकिन अगले की किस्मत है कि वो प्रधानमंत्री है। अभी मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बात कह रहा हूं, बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाने के लिए। देखिए 3-4 चीजें हैं। अभी राकेश सिन्हा जी, हमारी आपत्ति इसी बात से, इतना विद्वान प्रवक्ता, इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर, वो भी प्रधानमंत्री को नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी को और प्रधानमंत्री को अलग अलग करके बात करे। वो कह रहे प्रधानमंत्री ने पहली बार। अरे राकेश सिन्हा जी, सबसे बड़ा मूवमेंट हिंदुस्तान ने दुनिया में जब किया था, जब आजाद हिंदुस्तान हुआ था, तो भारत ने नॉन अलाइंग मूवमेंट को स्थापित किया था। वहां पर क्या भारत का नेतृत्व नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी तक का नेतृत्व नहीं था? काम के बदले तेल के बदले अनाज तक, जो जिस तरीके से पूरी दुनिया जिस समय इराक को आइसोलेट किए हुए थी, हमने तेल के बदले अनाज नहीं दिया था क्या उन्हें? आप इस चीज को, आपने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान, जब 7th फ्लीट अमेरिका की आ गई थी, बांग्लादेश जब हमने बनाया था, तब उसके बाद भी भारत सीना तान के खड़ा हुआ था। क्या वो मजबूत भारत नहीं था? नाथुला की जंग में जिस तरीके से हमने 500 चाइनीज सैनिकों को मार दिया था और उसके बाद भी सीना तान के भारत खड़ा हुआ था, क्या वो मजबूत, सक्षम और भारत नहीं था? 1974 में जब हम लोगों ने परमाणु विखंडन किया था, पूरी दुनिया सख्ते में थी और पूरी दुनिया का दबाव था, इंदिरा जी का सशक्त नेतृत्व था, क्या वो मजबूत और सशक्त भारत नहीं था? देखिए, इन सब बातों को करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि G20 रोटेशनल आया है और रोटेशनल में ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो G20 में पहली बार ऐसी यहां पर हो रही हो, जो प्रधानमंत्री जी अलग से कर रहे हो। और रही बात, आप अगर इसकी बात करते हैं अपना इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में श्री जयराम रमेश जी हमारे मंत्री थे, उनके रहते हुए चाहे कूनों के जो इस समय चीते आ रहे हैं, ये सारी चीजें पूरी दुनिया में क्लाइमेटिक कंडीशन में भारत का विरोध क्या पहली बार आपने सुना है? कि क्या नाम, मजबूत राष्ट्र हैं, उनका जो क्या नाम वो बोलते हैं कार्बन ओमिशन है, वो कम होना चाहिए। हमारे ऊपर वो, हमने तो उसकी मीटिंगों का बहिष्कार तक किया और वो सारे बहिष्कार की वजह से वो मीटिंगें रद्द हुई। ऐसा नहीं है, जो भी पद पर रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे HD देवेगौड़ा साहब रहे हो, चाहे I.K. गुजराल साहब रहे हो, छोड़ दीजिए आप जवाहरलाल जी को, राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को, नरसिम्हा राव जी को, मनमोहन सिंह साहब को, तो ये सारी चीजें, प्रधानमंत्री का जो पद हिंदुस्तान का है, सशक्त नेतृत्व जो 140 करोड़ का भारत है, इस भारत की ताकत है, इस भारत की आवाज है। प्रधानमंत्री के पद की वंदना कीजिए। आप जब व्यक्ति विशेष की वंदना करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर यह पता चलता है और हमारा आरोप पुष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी अपने पद का इस्तेमाल करके अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। यही तो हमारा कहना है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री पद की जितनी ब्रांडिंग हो उतनी कम है। हम तो कहते हैं, अब आप ही के लोग थे, आप ही के लोगों ने एक झूठ फैलाया पूरे देश में कि साहब प्रधानमंत्री जी ने रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आगे आना पड़ा कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रधानमंत्री के अधीन जो मंत्रालय है, वो कह रहा है कि ये झूठ है। तो आप इस तरीके की बातें करना, भारत देश का जो सशक्त नेतृत्व है उसको आप व्यक्ति विशेष के नाम पर गुणगान करना, ये उचित नहीं है। भारत देश का नेतृत्व, हमारा जो नेतृत्व करता प्रधानमंत्री पद है, वो करता है और वो बिल्कुल सशक्त है। आज की डेट में वो नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, नरसिम्हा राव साहब थे, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इन सब लोगों ने सशक्त रूप से काम किया है। तो इस तरीके की बात मत कीजिए। हमारा इतना ही सुरेंद्र भाई आपने इतने खूबसूरत तरीके से समझाया कि कांग्रेस ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, और बहुत संक्षेप में समझाया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि G20 भारत में होना और मोदी जी के वक्त होना, क्या ये सत्य नहीं है? और अगर सत्य है तो इसको कम करके क्यों आंका जा रहा है, ये बताइए मुझे। नहीं,
हाँ, मैं दीपक भाई जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर आपको मेरी भाषा से यह लग रहा हो कि हम G20 को कम करके आंक रहे हैं, बिल्कुल नहीं आंक रहे हैं। G20 का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन रोटेशनल एक तरीका है, वो होना ही है। नंबर एक, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के समय में होना है, अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इसके नाम पर, G20 के नाम पर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग हो, कोई दिक्कत नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग होती है, उस पर हम आपत्ति करेंगे और आगे भी आपत्ति करेंगे। हम आपको फिर से बता दें, ठीक है, प्रधानमंत्री के क्या नाम पद पर जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं वो करा रहे हैं, देश का नेतृत्व, गौरवशाली नेतृत्व करा रहा है G20 की बैठक। ठीक है, देश का गौरवशाली नेतृत्व है, वो है। मोदी जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं राकेश सिन्हा जी? ये उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन है, मोदी जी क्रेडिट डाले। पहली बात तो मैं शुरू करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात याद दिलाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। गुट निरपेक्षता नेहरू, नासार, टीटो, 3 दुनिया के नेताओं ने शुरू किया था, लेकिन उसमें राष्ट्र की रियलिटी, यथार्थ नहीं होने के कारण 1962 में जो भारत की हार हुई और 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमने चाइना को तस्करी में परोस कर दे दिया, हमारे सैकड़ों जवान हताहत हुए, क्योंकि हमारे पास सैन्य सेना के लड़ने के शस्त्र नहीं थे, हमारे सेना की वीरता की कमी नहीं थी, शस्त्र की कमी थी। मैं जीप घोटाले की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, और उसका परिणाम हुआ कि आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंदिरा गांधी के आते आते टुकड़ों में बट गया और इंदिरा गांधी को अंत में सोवियत संघ के, पूर्व सोवियत संघ के साथ 25 साल का समझौता करना पड़ा। एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा, देश उसको भूलेगा नहीं। भारत का एक प्रधानमंत्री ताशकंद समझौते के लिए जाता है, उसकी रहस्यमय मौत होती है, और किसी भी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ ये पूछ लें, सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के कारण। और वो रहस्यमय मौत को कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लिया जैसे एक घटना घट गई, कोई दबाव नहीं, कुछ भी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी की वो निर्मम हत्या थी। दुनिया की ताकतों ने भारत की कमजोरी का लाभ उठाया। आप दुनिया से PL80 की तरह अनाज मांगते थे, पर देखिए रामायण का पाठ करना और रामायण की पाठ करने के पीछे ताकत के होने में अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक आर्थिक ताकत के रूप में उभारा। आज मोबाइल का प्रोडक्शन देख लीजिए, आप कार का प्रोडक्शन देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात है, हम डिफेंस के क्षेत्र में अपना सारा कमाया हुआ धन, डॉलर, रूबल जो भी कमा लाते थे, डिफेंस के सौदे में दे देते थे। प्रधानमंत्री जी ने आज जो पहले क्यों नहीं हुआ, 70 साल तक किसी के मस्तिष्क में क्यों नहीं आया कि हम डिफेंस के क्षेत्र में स्वावलंबी बने। पहले 173 आइटम को किया, अभी तुरंत डिफेंस मिनिस्टर का है, लगभग मुझे ठीक आंकड़े याद नहीं है, 500 और आइटम्स को भारत में बनाया जाएगा। आज डिफेंस के क्षेत्र में जिन चीजों के लिए हम अपना डॉलर, रूबल यानी विदेशी मुद्रा बाहर फेंकते थे, अब हम विदेशी मुद्रा ला रहे हैं। 14,000 करोड़ का हमने उन प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट किया है जिसको हम बाहर से मंगाते थे। और आने वाले समय में जो मोदी जी की जो दृष्टि है, देखिए मैं मोदी जी का इसलिए कहता हूं, प्रधानमंत्री तो कोई देश का होगा, होता रहेगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा। जिस व्यक्ति की दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, तात्कालिक दृष्टि और दूरदृष्टि। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ तात्कालिकता से ग्रस्त है। यदि डिफेंस में उनको करना होता तो छोटी लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर सकते थे। आगे आने वाला, उन्होंने 2047 की बात कही। स्वयं जी आऊंगा मैं, एक मौका मुझे राजपूत जी और सिन्हा जी को देना है, फिर आ रहा हूं। एक पंक्ति में समाप्त कर दूं। देखिए, दीर्घकालिकता के कारण उन्होंने डिफेंस की जो नीति अपनाई है, वह जाकर 2047 10 साल के बाद आप देखिए भारत डिफेंस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। इससे भारत एक आर्थिक ताकत, एक सांस्कृतिक ताकत, और अंतिम बात, चौरसिया जी आप बहुत पढ़ते लिखते हैं और आपने देखा है, और आप खुद शिक्षा से जुड़े रहे पत्रकारिता माने से पहले, आप एक चीज बताइए कि भारत की विरासत में सॉफ्ट पावर का क्या महत्व है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे हमारी भगवत गीता हो, या हमारी सांस्कृतिक विरासत हो। भारत के अन्य प्रधानमंत्री उसके रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मैं नहीं कह सकता हूं, वो करते थे, लेकिन सक्रियता के साथ भारत की विरासत को, सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में ले जाना। इसी कारण से एक मुस्लिम देश में भी एक मंदिर बनने की अनुमति मिली, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। आप भारत में सांप्रदायिकता चिल्लाते हैं, और एक मुस्लिम देश में मंदिर के लिए जमीन मिला, उसका उद्घाटन हुआ, उसके युवराज वहां खड़े थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी आलोचना शिरोधार्य है। रचनात्मक आलोचना से आपकी ही ताकत बढ़ती है और देश को भी लाभ होता है।
लेकिन 2014 से जो एंटी मोदिज्म को आपने लागू किया कि सड़कों पे कुछ बुद्धिजीवियों को उतार कर अवार्ड वापसी के नाम पर, और आज तक आप जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाए। सच्चाई ये है, यह वंशवादी परिवार किसी और व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं करता है। प्रधानमंत्री वो बने या उसका कोई नुमाइंदा बने, यही कांग्रेस की त्रासदी है। और इसी त्रासदी से नेहरू गांधी परिवार गुजर रहा है। इसी त्रासदी के कारण कांग्रेस के प्रवक्ता सच स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सच बोल नहीं पाते हैं। उनकी विश्वसनीयता जो जनमत का एक विमर्श का दौर है उसमें हमेशा कम रहता है, कमजोर रहता है। ठीक है।